जब तक कि मैं बायोलॉजी में आप सभी को 90% से अधिक अंक नहीं दिला देता, तब तक मेरा प्रक्रिया वीडियो बनाने का चलता रहेगा। और विश्वास कीजिए कि आपके पेपर के 5 दिन पहले तक जो है पूरा कंटेंट प्लेलिस्ट में जो है बायोलॉजी का अपलोड रहेगा। आप मेरा सिर्फ वीडियो देख लीजिए, आपको 90% से अधिक अंक मिल सकते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो में हर एक बात को बड़े अच्छे से समझाया जाता है। नहीं विश्वास है तो वीडियो को सिर्फ 3 मिनट देखो, उसके बाद बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। जी हाँ बच्चों, अभी हमने आपको इससे पहले पूरे चैप्टर का शुरू से अंत तक का बहुविकल्पी प्रश्न कराया, फिर अति लघुत्तरी प्रश्न शुरू से अंत तक का कराया, और अब हम कराने जा रहे हैं लघुत्तरी। पहला पार्ट हो चुका है, दूसरे पार्ट का हम इस वीडियो में खत्म करने जा रहे हैं, जो बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th में बायोलॉजी के लघुत्तरी प्रश्न में मानव जनन टॉपिक से आज हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, अंड जनन क्या है? अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। अंड जनन क्या है? अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। तो देखो, सबसे पहले उत्तर में आप हेडिंग डालोगे अंड जनन। और अंड जनन क्या होता है, ध्यान सुनो। अंड जनन वह क्रिया है, अंड जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा अंडाशय के अंदर, जो अंडाशय होता है उसके अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो मतलब आप बोल सकते हो एक ऐसी क्रिया जिसके द्वारा अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है, अंड जनन कहलाते हैं, मतलब अंड का जन्म होना। फिर से सुन लीजिए, अंड जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। और यह क्रिया जो है, मतलब यह क्रिया जो है 3 चरणों में पूर्ण होती है। 3 चरण पहले हम यहाँ चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं, फिर हेडिंग वाइज पहले समझाते हैं, फिर चित्र पूरा समझाएंगे। पहला जो आपका चरण होता है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन प्रवस्था या गुणन अवस्था। दूसरा जो चरण है हमारा ग्रोथ फेज यानी वृद्धि वाला जो है, वृद्धि प्रावस्था, ठीक। और तीसरा जो है हमारा मैचुरेशन जो है फेज, मैचुरेशन फेज को जो है मैचुरेशन बोलेंगे, मैचुरेशन फेज को जो है परिपक्वन अवस्था। तो गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्वन अवस्था, ये 3 फेज होते हैं। किसमें होते हैं बच्चों? अंड जनन में होते हैं। किसमें होते हैं? अंड जनन में। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहां तक बातें समझ में आई। अब मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, पहले उसको पढ़ते हैं, फिर यहां पर आते हैं, ठीक। ध्यान से देखिए, मल्टीप्लिकेशन फेज को जो है हम लोग गुणन प्रावस्था बोलते हैं। इस प्रावस्था में अंडाशय के जनन स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर, मतलब जनन स्तर की जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होती हैं, वो टूटती हैं, कोशिका गुच्छ बनाती हैं और गुच्छा बनाती हैं, जिसे पुटिका कहते हैं। पुटिका की एक कोशिका बड़ी होकर उगोनिया बना देती है। फिर सुनिए, ये जो गुणन प्रावस्था है, इस प्रावस्था में अंडाशय के जनन स्तर, जो अंडाशय का जनन स्तर है, वहां की कोशिकाएं विभाजित होकर कोशिका गुच्छ बनाती हैं, जिसे पुटिका कहते हैं। और पुटिका की एक कोशिका बड़ी होकर उगोनिया बना देती है। क्या बना देती है? उगोनिया बना देती है। यहां तक बात समझ में आया? आइए यहां पर देखते हैं इसको चित्र के माध्यम से। देखिए, ये प्राइमरी जर्म सेल है। यहां पर हमने क्या बोला कि ये जो जनन स्तर से कोशिकाएं विभाजित होती हैं, तो देखिए यहां पर जो है ये विभाजित हो गई। ये माइटोसिस का मतलब यहां पर देखिए ये विभाजित हो रही हैं। यहां पर क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो यहां पर ये क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। सॉरी, इसका अर्धसूत्री नहीं बल्कि समसूत्री विभाजन होता है। तो ये आपका यहाँ पर 2n, फिर इसका ये इस तरह से यहाँ पर विभाजन हो जाएगा, इसी तरह से आगे चलता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बोला ना कि यहाँ पर जो है जनन स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर कोशिका गुच्छ बनाती है, जिसे पुटिका कहते हैं। और एक पुटिका जब बड़ी हो जाएगी तो वो क्या बना देती है? उगोनिया बना देती है। क्या बना देती है? उगोनिया। तो यहाँ पर देखिए, ये सब जो है यहाँ पर जब बड़ी हो जाएंगी तो क्या बनेंगी? उगोनिया बनेंगी, ठीक। अब ये पहला फेज था, पहला चरण था, जिसमें उगोनिया का निर्माण हो गया। अच्छा, ये चित्र वहां पर जरूर बनाइएगा। वृद्धि प्रावस्था दूसरा चरण होता है। इस प्रावस्था में उगोनिया आकार में बढ़ जाती है, जिसे प्राथमिक ओसाइट कहते हैं।
प्राथमिक ओसाइड बोलते हैं। ओगोनिया जो है आकार में बड़ी हो जाती है, वृद्धि माने बड़ी होगी, तो इसे प्राथमिक ओसाइड जो है ओसाइड बोलते हैं। तो जो है उस तरह से वो जो है बड़ी हो जाती है और प्राथमिक ओसाइड में मतलब यहाँ पर ये देखिए हमने बड़ा करके बना दिया। फिर तीसरा फेज आएगा जिसे मैचुरेशन फेज कहते हैं। तो मैचुरेशन फेज में क्या होगा, थोड़ा ध्यान समझिए। इस प्रवस्था में प्राथमिक ओसाइड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन असमान होता है, जिसमें से बड़ी कोशिका को द्वितीयक ओसाइड तथा छोटी कोशिका को ध्रुवीय काय कहते हैं। बड़ी कोशिका को जो है द्वितीयक ओसाइड बोलते हैं और छोटी कोशिका को जो है आपका ध्रुवीय काय कहते हैं, पोलर बॉडी कहते हैं। और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन से जो है द्वितीय ओसाइड में फिर से असमान विभाजन होता है, जिसमें से बड़ी कोशिका अंडाणु का निर्माण करती है और शेष बनी तीनों छोटी कोशिकाओं को ध्रुवीय काय या पोलर बॉडी कहते हैं। आइए चित्र के माध्यम से यहाँ पर पहले समझते हैं, फिर उसके आगे चलेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ओगोनिया जो है पहले यहाँ पर इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसका अर्धसूत्री विभाजन होते समय यहाँ पर पहला जो है सेकेंडरी ओसाइड्स होगा, यानी यहाँ पर जो है द्वितीयक। यहाँ पर बोला ना कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जो है असमान होता है, जिसमें बड़ी कोशिका द्वितीयक ओसाइड होती है। देखिए जो उसकी बड़ी कोशिका है वो द्वितीयक ओसाइड होती है और छोटी कोशिका जो है वो ध्रुवीय काय कहलाती है, यानी फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ पर फर्स्ट मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो ये द्वितीयक ओसाइड होगा और ये जो है ध्रुवीय बॉडी अर्थात पोलर बॉडी या फिर ध्रुवीय काय बोला जाता है। फिर उसके बाद इनमें से जो है फिर से अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर से दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा फिर से असमान विभाजन होगा, तो द्वितीयक ओसाइड में जो है असमान जो विभाजित होता है, जिसमें से बड़ी कोशिका अंडाणु का निर्माण करेगी। देखिए इसकी जो बड़ी कोशिका होगा वो किसका निर्माण करेगी, अंडाणु का निर्माण करेगी। बाकी तीन छोटी जो मतलब कि यहाँ पर कोशिका होगी वो पोलर बॉडीज होगी, अर्थात वो ध्रुवीय काय या पोलर बॉडी का निर्माण करती है। तो इस तरह से पूरा आपका अंड जनन का प्रोसेस होता है। आप पहले ये परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये चित्र का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उसके बाद जो है आप ये यहाँ पर इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे हम शुक्र जनन की। शुक्र जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का क्या करिए, वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले शुक्र जनन का हम परिभाषा आप सभी को बताते हैं। तो देखिए नर युग्मक जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं कि निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। जो नर युग्मक शुक्राणु होता है उसके निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। वृषण की जनन उपकला के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनते हैं। वृषण जो होता है मनुष्य का, उसकी जनन उपकला के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनते हैं। और शुक्र जनन की क्रिया कितने चरण में होती है, 2 चरण में। अंड जनन की क्रिया 3 चरण में होती है और शुक्र जनन की क्रिया कितने चरण में होती है, 2 चरण में। तो शुक्र जनन का जो 2 चरण है वो क्या है, पहला है स्पर्मेटिड का निर्माण और दूसरा है स्पर्मेटिड का जो है कायांतरण। स्पर्मेटिड का निर्माण और स्पर्मेटिड का जो है कायांतरण, इस 2 चरण में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। अर्थात यह शुक्र जनन की क्रिया 2 चरण में पूर्ण होती है। अच्छा, यहां तक समझ में आया। आगे यहां पर लिखा है स्पर्मेटिड जो है का निर्माण 3 प्रवस्थाओं में होता है। जो आपका स्पर्मेटिड होता है उसका निर्माण 3 प्रवस्थाओं में होता है, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था। जैसे अभी वहां पर हमने आपको बताया था स्पर्मेटिड का निर्माण जो है 3 प्रवस्थाओं में होता है, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और आपका जो है परिपक्वन प्रवस्था। वैसे ही यहाँ पर भी एक चित्र हम बनाने की कोशिश करेंगे जैसे उसमें बनाया था, गुणन प्रवस्था। इस तरह से आपका जो है समसूत्री विभाजन होगा यहाँ पर। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है फिर ग्रोथ फेज आएगा। फिर ग्रोथ फेज आएगा तो यहाँ पर ये परिपक्वन प्रवस्था में जो है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से जो है आपका यहाँ पर यन और यन बनेगा, फिर ये आपका इस तरह से बनेगा। ठीक, देखिए तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये जितने चीजें बनी हैं ये सब शुक्राणु कहलाती हैं। क्या कहलाती है, शुक्राणु। थोड़ा सा भी इसमें हम लोगों को समझना है पूरा कैसे कैसे ये सब हुआ है। तो स्पर्मेटिड का निर्माण कैसे हुआ है इसको समझते हैं, फिर से चित्र में आएंगे। देखिए गुणन प्रावस्था जो होती है, प्राथमिक कोशिकाएं समसूत्री विभाजन, जो देखिए प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती हैं। प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती हैं तथा स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं और ये सभी कोशिकाएं द्विगुणसूत्री होती हैं। देखिए प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती हैं और क्या बनाती हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं और ये सभी कोशिकाएं जो है द्विगुणसूत्री होती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है
आपका समसूत्री विभाजन हुआ और ये सब क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया बना। ठीक, ध्यान से देखिए, ये होता है गुणन प्रवस्था में। वृद्धि प्रवस्था की बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया जो है नर्सिंग कोशिकाओं से खाद्य पदार्थ ग्रहण करके, जो नर्सिंग कोशिकाएं से खाद्य पदार्थ ग्रहण करके बड़ी हो जाती हैं। खाद्य पदार्थ जब ग्रहण करती है तो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती हैं, तथा इस अवस्था को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड कहते हैं। इस अवस्था जब वो बड़ी होती है तो इसको प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड कहते हैं और यह अवस्था भी द्विगुणसूत्री होता है। ठीक, देखिए तो यहाँ पर जो ग्रोथ फेज में जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बन जाएगा। जब वो वृद्धि करेगा वो क्या करेगा, वहाँ पर आकार में बड़ी हो जाती है, क्योंकि नर्सिंग कोशिकाओं से खाद्य पदार्थ ग्रहण कर लेती है और वो आकार में बड़ी हो जाती है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बनाता है, अर्थात प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड बनाता है। ठीक, अब इसके बाद जो है परिपक्वन अवस्था में जब परिपक्व होकर जो है आपका बनाएगा स्पर्म, अर्थात जिसे हम लोग शुक्राणु बोलते हैं, तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो देखो लिखा है परिपक्वन अवस्था में प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड से एक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड कहते हैं। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इन्हें द्वितीयक जो है स्पर्मेटोसाइड बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर होता है। ठीक, ध्यान दीजिए, प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड में समसूत्री विभाजन होता है, अतः प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड से 4 कोशिकाएं बनती हैं। जितनी रहेंगी जो है उससे अर्धसूत्री विभाजन होगा और फिर उससे, जैसे इससे अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये भी द्विगुणित होता है, फिर इससे 2 ठो बनेगा, फिर इससे 2 ठो बनेगा, यानी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड से जो है आपका 4 ठो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड यहाँ पर बनेगा। कई ठो, 4 ठे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड बनेगा और जिन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं। और इन 4 स्पर्मेटिड से 4 शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। 4 स्पर्मेटिड से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होगा, 4 शुक्राणुओं का निर्माण होगा। बात समझ में आ गया जी, बिल्कुल समझ में आया। आगे लिखा है शुक्राणु जनन में शामिल हार्मोन। जो शुक्राणु जनन होता है उसमें शामिल हार्मोन 2 ठो हैं, LH और FSH, जिसमें हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक, ये शुक्राणु जनन में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यौनारंभ क्या है? इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। यौनारंभ यानी जो यौन अंग हैं उनके विकसित होने का जो मतलब कि फेज होता है वो यौनारंभ कहलाता है। एक्चुअल में क्या लिखा है, यौनारंभ भौतिक परिवर्तनों की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों का शरीर एक वयस्क शरीर में के रूप में विकसित होता है और उनमें प्रजनन एवं निषेचन की क्षमता जो है विकसित हो जाती है। यहाँ बालक लिखा है, हम यहाँ पर जो है बालक बालिका दोनों लिख सकते हैं। ठीक, वयस्क शरीर में जो है वो विकसित होता है। अब यौना इस अवस्था में बालक और बालिकाओं के शरीर में जो परिवर्तन होता है उसमें हमें यहाँ पर जो है बताना है। तो हम बालक के यौनारंभ पर जो है उत्पन्न लक्षण लिखेंगे। तो बालक के शरीर में यौनारंभ प्रारंभ होने का समय जो है लगभग 15 से 18 वर्ष है और से निम्नलिखित लक्षण विकसित होने शुरू होने लगते हैं। मतलब जब बालक का यौनावस्था प्रारंभ होती है तो उसमें क्या क्या लक्षण आते हैं ये मैं आपको सब दिखाना चाहूंगा। शरीर की सुडौलता, यानी शरीर सुडौल होता चला जाएगा, शरीर पर बाल आएंगे। इसमें थोड़ा सा आपको लिखना है, शरीर अधिक मजबूत होगा, मांसपेशी युक्त होगा, सुडौल होगा, अधिक शक्तिशाली होने लगेगा, कंधे अधिक चौड़े हो जाते हैं और वृद्धि के कारण लंबाई बढ़ने लगती है। फिर सुनिए, शरीर अधिक मजबूत, मांसपेशी युक्त, सुडौल, अधिक शक्तिशाली होने लगता है, कंधे अधिक चौड़े हो जाते हैं तथा वृद्धि के कारण लंबाई बढ़ने लगती है। और चेहरे पर मूंछ, बाद में दाढ़ी के बाल निकलने लगते हैं। विषण कोषों पर जो है, जो अंड कोष होते हैं उसको विषण कोष कहते हैं, वहां पर जो है उन सब जगहों पर भी जो है बाल निकल आते हैं। तो ये जो है शरीर पर बाल निकलते हैं, ये यौनारंभ में जो है बालकों के साथ ऐसा होता है। ठीक, उसके बाद आगे लिखेंगे, यहाँ देखेंगे कि आवाज में भारीपन जो है ये भी जो है यौनारंभ का एक लक्षण होता है। आवाज में काफी परिवर्तन आने लगता है, यह भारी होने लगती है तथा इसकी दृढ़ता में भी बढ़ोतरी होती है। उपर्युक्त परिवर्तन गौण जो है लैंगिक लक्षण कहलाते हैं, यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। आप यहीं तक लिखिएगा, यहाँ तक काफी रहेगा। ठीक, यहाँ तक। बालिका के यौनारंभ पर जो है उत्पन्न लक्षण की बात हम यहाँ पर करेंगे। बालिका में थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ता है, थोड़ी सी चीजें अलग होती हैं बालकों के मुकाबले।
बालिकाओं में रजोधर्म प्रारंभ होने से पूर्व बालिकाओं होने वाले परिवर्तनों में अंडाशयों तथा उनके सहायक अंगों का विकास सम्मिलित है। रजोधर्म आप सभी को मालूम होना चाहिए, इसको मासिक धर्म भी बोलते हैं, इंग्लिश में जो है आप इसको मंथली साइकिल बोलते हैं, बहुत सारे नाम से इसको बुलाते हैं। तो ये प्रारंभ होने से पूर्व होने वाले परिवर्तनों में अंडाशयों तथा सहायक अंगों का विकास सम्मिलित है। पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न जनद प्रेरक हार्मोन इन कार्यों को 11 से 13 वर्ष की उम्र में प्रेरित करता है। जो कि पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न जो जनक प्रेरक हार्मोन होता है 11 से 13 वर्ष की उम्र में प्रेरित करने लगते हैं। और अंडाशय के अंदर उपस्थित पुटिकाओं से जो है एस्ट्रोजन्स जो है हार्मोन स्रावित होने लगते हैं और फलस्वरूप यौनारंभ के लिए परिवर्तन होने लगता है। और ये सारे परिवर्तन जो हैं निम्न रूप से अगर हम लिखना चाहें, अगर आप उतना नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इस बात को अगर आप नहीं लिखना चाहते, आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप ये लिखिए, बालिकाओं में यौनारंभ होने पर निम्नलिखित लक्षण जो है उत्पन्न होते हैं। आप ये लिखिए, ज्यादा सही रहेगा। स्तनों में वृद्धि, जो उनके स्तन होते हैं उनमें वृद्धि होती है तथा सुडौल हो जाते हैं। इनमें दुग्ध ग्रंथिकाओं का बनना शामिल हो जाता है। ठीक, बाह्य जननांगों जैसे योनि, लैबिया और भग शिश्न आदि का समुचित विकास होने लगता है। श्रोणी भाग का चौड़ा होना, नितंबों का भारी होना, ये यहां पर जो है यौनारंभ की वृद्धि के लक्षण है। आगे देखेंगे, बगल तथा जननांगों आदि के आसपास बालों का आ जाना, स्वभाव में शीतलता तथा आवाज का महीन हो जाना, पुरुषों का भारी होता है, महिलाओं की महीन हो जाती है। ठीक, मासिक स्राव तथा आवर्त चक्र का प्रारंभ हो जाना, ये जो है मतलब बालिकाओं में यौनारंभ के लक्षण हैं। तो आई होप कि आपको यह बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।